है इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देश के इतिहास में पहली बार क्यों आधी रात में बैठी सुप्रीम कोर्ट? याकूब को आज मुंबई में कैसे दफनाया गया और याकूब की फांसी पर क्यों हो रही है सियासत? याकूब की फांसी से जुड़ी एक एक खबर आपको दिखाएं, उससे पहले दिखाते हैं कि नागपुर जेल में आज सुबह सुबह कैसे याकूब मेमन को फांसी दी गई। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में दोषी याकूब मेमन को आखिरकार आज सुबह फांसी पर लटका दिया गया। नागपुर सेंट्रल जेल में सुबह 5:20 पर याकूब को फांसी पर लटकाया गया। इसे संयोग ही कहिए कि याकूब के जन्मदिन पर ही उसे फांसी दे दी गई। 1993 में बहुत सारे लोगों की जाने गई है, लगभग 293 या कुछ ऐसे संख्या में लोगों की जाने गई है, लेकिन उसकी छानबीन हुई है, मामला न्यायालय में चला है और इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। फांसी से एक दिन पहले नागपुर जेल में शाम 6 बजे से 8 बजे तक वो अपने भाई सुलेमान मेमन, उस्मान मेमन और अपने वकील अनिल गेडाम से मिला। रात 9 बजे याकूब को जेल के तय नियम के तहत खाना दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने खाना खाने से मना कर दिया। सोने से पहले जेल में याकूब की मेडिकल जांच की गई और उसे सोने के लिए कहा गया। हालांकि जेल सूत्रों के मुताबिक याकूब को रात में नींद नहीं आई। याकूब को सुबह सुबह फांसी दी जानी थी, लिहाजा रात 10 बजे तक उन सभी लोगों को जेल में बुला लिया गया था जिन्हें फांसी के वक्त मौजूद रहना था। एसडीएम के पहुंचने के बाद फांसी से पहले की प्रक्रिया शुरू हुई और कुछ घंटे की प्रक्रिया के बाद उसे फांसी दे दी गई। सूत्रों से खबर है कि याकूब मेमन की फांसी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। फांसी दिए जाने के बाद जांच कर डॉक्टरों ने मेमन को मृत घोषित किया और इसके बाद जेल में ही उसका पोस्टमार्टम किया गया। याकूब मेमन की फांसी को लेकर नागपुर सेंट्रल जेल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इलाके में धारा 144 लगाई गई थी और जेल के पास लोगों को फटकने तक नहीं दिया गया। नागपुर से राजेश तिवारी के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में रात भर सुनवाई चली। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की फांसी पर मोहर लगा दी। फैसला सुनाने वाले तीनों जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी केस पर सुनवाई के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट खुली। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की याचिका बुधवार को पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर गवर्नर और बाद में राष्ट्रपति के पास से खारिज होने के बाद उसके वकीलों ने देर रात एक आखिरी कोशिश की। रात 11:30। रात करीब 11:30 बजे जाने माने वकील प्रशांत भूषण समेत 12 वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के घर पहुंचे और याकूब की फांसी पर 14 दिन की रोक लगाने की मांग की। जो उनके वकील थे वहाँ आनंद ग्रोवर और युग चौधरी, उन लोगों ने संपर्क किया था। उनकी तरफ से जिन्होंने पिटीशन दायर करी थी, वो चाहते थे कि मैं भी अगर आ सकूं उसमें और कानूनी रूप से मदद कर सकूं, तो मैंने बोला कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। जस्टिस दत्तू ने इनकी याचिका पर सुनवाई का जिम्मा जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच को दिया और रात को ही सुनवाई करने की सलाह दी। रात करीब 12:30। चीफ जस्टिस के आवास से निकलकर याकूब के सभी वकील जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पहुंचे, तो उन्होंने घर पर याचिका सुनने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में तड़के 2:30 बजे सुनवाई करने का फैसला किया। रात 2 बजे याकूब की फांसी पर सुनवाई के लिए रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया। रात 2:30। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उधर याकूब की पैरवी करने वाले वकील और सरकारी वकील भी कोर्ट पहुंच चुके थे। रात 3 बजे याकूब की फांसी पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई शुरू। याकूब की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने दलीलें दी। याकूब को 14 दिन का समय मिलना चाहिए। जेल मैनुअल का हवाला दिया। याकूब के पास दया याचिका पर अपील का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा
दया याचिका खारिज करने की कॉपी नहीं मिली। 2014 में दया याचिका याकूब के भाई ने दाखिल की थी, इस बार उसने दाखिल की है। I am very disappointed and unhappy because I think the Supreme Court has made a tragic mistake in giving and rendering this judgment by truncating a right of a condemned prisoner not to challenge the mercy. रात 3:58। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा। रोहतगी ने कहा, बार बार याचिका से सिस्टम कैसे काम करेगा? इस तरह मौत के वारंट की कभी तामील नहीं हो सकेगी। राष्ट्रपति के पास करने को और भी काम है। खारिज दया याचिका को चुनौती न देने की बात कही। याकूब की सहमति से दाखिल की गई थी दया याचिका। सुबह 4:15। जस्टिस दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल चंद पंत और अमिताभ रॉय की बेंच ने फैसला लिखना शुरू किया। सुबह 4:25। 3 जजों की लार्जर बेंच के हेड दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाना शुरू किया। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि याचिका में कोई नई बात नहीं है। 13 जुलाई को ही याकूब के परिवार को जानकारी दे दी गई थी। 2014 में ही याकूब की दया याचिका खारिज हो चुकी है। याकूब को अपना बचाव करने के लिए पूरा समय मिला है। सुबह 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की दलीलें खारिज कर दी और याकूब की फांसी को बरकरार रखा। मगर कोर्ट ने कहा कि 2013 में ही पिटीशन जो है मर्सी प्ली रिजेक्ट हो गया था, तो और 2013 में जो पिटीशन ओन था उनके भाई के नाम का, लेकिन उसको ओन किया था उसने, और उसके बाद अपने तरफ से मर्सी पिटीशन फाइल नहीं किया। ही केप्ट ऑन फाइलिंग अगेन एंड अगेन पिटीशन। सो आफ्टरवर्ड्स फाइनली अब जब ये सारा सब रिजेक्ट हो गया, उसके बाद इस तरह कोर्ट के आना इट्स वुड बी ए टेररिस्ट ऑफ जस्टिस अगर हम इसको स्टे करेंगे। इसलिए इस मामले में जहां पे इतना बड़ा अटैक हुआ था, इतनी लोग जिंदगियां गई थी, इसमें हम स्टे नहीं देते। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। याकूब के शव को आज शाम करीब 4:30 बजे मुंबई में दफना दिया गया। इस दौरान मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में एहतियात के तौर पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। 93 बम धमाकों के दोषी और भगोड़े डॉन टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को मुंबई के इसी बड़ा कब्रिस्तान में आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तकरीबन 4:15 बजे याकूब मेमन का शव एक एम्बुलेंस में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यहां पे लाया गया और उसके बाद उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती, 2 डीसीपी, 1 एडिशनल कमिश्नर यहां पे मौजूद थे और तकरीबन 2 से 2,500 हजार पुलिसकर्मी यहां पे तैनात थे। फोर्स 1 के जवान यहां पे तैनात थे, क्यूआरटी के जवान यहां पे तैनात थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पे तैनात थे। साथ ही इस कब्रिस्तान में घुसने के लिए मैनुअल डिटेक्टर्स लगाए गए थे ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो संदिग्ध हो और जिसकी मंशा खराब हो वो अंदर न जाने पाए। इसका पूरा इंतजाम जो है वो पुलिस ने किया था। पुलिस ने इस कब्रिस्तान के ठीक सामने रेलवे स्टेशन, जो मरीन लाइन रेलवे स्टेशन है, पुलिस को शक था, पुलिस को आशंका थी कि यहां पर भी काफी भारी संख्या में लोग आएंगे और कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन को भी पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था कि कोई भी शख्स यहां से आके इस बड़े कब्रिस्तान में घुसने की कोशिश न करे। पुलिस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे भी रेलवे पुलिस के जो जवान थे, जीआरपी के जवान थे, रैपिड रेलवे पुलिस फोर्स के जो जवान थे, आरपीएफ के, वो यहाँ पे तैनात किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता थी। यही वजह है कि कोई भी अप्रिय वारदात जो है वो सामने नहीं आई। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की थी और यहाँ पे याकूब मेमन को 4:15 बजे लाया गया और इसी बड़ा कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया गया। कैमरा विष्णु निर्मले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। याकूब की फांसी को लेकर कल पूरी रात जहां सुप्रीम कोर्ट में हलचल बढ़ी रही, वहीं जेल में मौजूद याकूब और उसके परिवार वालों की नजर भी देर रात तक अदालत के फैसले पर लगी रही। बीती रात याकूब की फांसी को लेकर दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल रही। फांसी होगी या नहीं, होगी भी तो कितने बजे होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना रहा। लेकिन जेल में याकूब को यकीन हो चुका था कि उसका बचना मुश्किल है।
जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तभी याकूब ने जेल के होमगार्ड जवान को कहा कि मेरी फांसी का राजनीतिकरण किया गया है। मैं जानता हूँ कि मैं मर रहा हूँ। अब तो चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने कहा कि आमतौर पर याकूब हमसे बातचीत नहीं करता था, मगर आज उसने मुझसे कई बार पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। डेथ वारंट पर याकूब की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद याकूब के परिवार वाले नागपुर जेल पहुंचे। जेल अधिकारियों ने याकूब की मुलाकात परिवार वालों से कराई। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जब दया याचिका खारिज कर दी, तो याकूब ने अंतिम बार अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। याकूब की फांसी को लेकर शुरू हुई सियासत उसकी मौत के बाद भी जारी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, एक इंसान को फांसी देने से दुखी हूं। वहीं दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साध लिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने याकूब मेमन की फांसी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मेमन की फांसी पर दुख जताते हुए इसे सरकार प्रायोजित हत्या करार दिया। थरूर ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी दे दी जिससे दुखी हूं। सरकार प्रायोजित हत्याएं हमें नीचा दिखाती हैं और इसने हमें हत्यारों के स्तर तक ला दिया है। एक केस के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। सारे फांसी की सजा गलत है मेरे ख्याल में, और सारे एविडेंस जो है ये दिखाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ट्वीट किया, हमें आतंकवाद के खिलाफ हर तरीके से लड़ना चाहिए, लेकिन फांसी की सजा दिए जाने से आतंकी हमले कहीं भी नहीं रुके हैं। ट्वीट पर बवाल मचने के बाद शशि थरूर ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने याकूब के लिए नहीं बल्कि फांसी की सजा पर ट्वीट किया था। हम चाहते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ रहें। हम चाहते हैं कि ऐसे विषय पे कोई राजनीतिक डिबेट नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी, हमारे स्टेट बदला नहीं लेना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, जिस तरह से आतंकवाद के दूसरे आरोपियों के केस को कंडक्ट किया जा रहा है, उस पर मुझे संदेह है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे सरकार और न्यायपालिका की साख दांव पर है। The government of India has to be fair, impartial. It has to act equally, irrespective of their caste, religion or creed. Otherwise, people like Owaisi, people of the Muslim organizations will have an opportunity to mislead the Muslims of this country. तो आप ये बता रहे हैं कि 250 लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में मासूम लोग मारे गए उनके लिए फांसी है, तो फिर जो 90 लोगों को माया कोडनानी, बाबू बजरंगी ने मारा, हम भी देखना चाहेंगे अपनी आंखों से और पढ़ना चाहेंगे और अपने सीने में उसको महसूस करना चाहेंगे कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। उधर बीजेपी नेता ने थरूर और दिग्विजय के बयान को सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत बताया। बॉम्बे के अंदर 250 से ज्यादा लोग मरे, उसका शशि थरूर को दुख है कि नहीं? मुझे नहीं पता कि इस प्रकार की बात वो क्यों कर रहे हैं। वोट की राजनीति के कारण राष्ट्रीयता, राष्ट्र की व्यवस्था, उसके ऊपर उंगली उठाना, मैं तो इसे राष्ट्रद्रोह बराबर अपमान मानता हूं। यदि इनको देश के सम्मान की चिंता नहीं और सिर्फ वोट के राजनीति की चिंता है, तो हम इनकी बुद्धि पर तरसी कर सकते हैं सिर्फ। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।